इसलिए बना है कि जो प्रोविज़न है, मतलब कि 30 आर्टिकल 29 एंड 30 में ये प्रोविज़न है कि जो माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज हैं एंड रिलीजन है वो इस्टेब्लिश्ड होंगे, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड होंगे, ठीक है। तो यही एक प्रोविज़न था कि इनको जो है बचा के रखना है। जो कल्चर में जो माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, तो एक तो मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया और पारसी भी होते हैं, ठीक है। तो ये चार जो चीज़ें होती हैं, क्या, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड पारसी, ठीक है। ये चार जो होते हैं माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनके कल्चर और एजुकेशनल को जो है वो करना है, लैंग्वेज और रिलीजन को बचा के रखना है। तो यही प्रोविजन है कि इनकी माइनॉरिटी एस्टेब्लिश्ड करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि विच गुजरात मिनिस्टर वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द केस ऑफ फेक एनकाउंटर। ये आपको बताना है कि इसमें से ऐसा मतलब कि इनमें से आपको ये बताना है कि वो गुजरात का कौन सा जो है मंत्री है, जो भी कह लीजिए, जो फर्जी मुठभेड़ के एक मामले में जो है हाल ही में गुजरात के किस मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको उनका नाम बताना है कि वो फर्जी मंत्री कौन थे जिन्हें रिसेंटली में गिरफ्तार किया गया है या अरेस्टेड किया गया है, ठीक है। तो वो थे अमित शाह जी, अमित शाह जी थे। और किस मसले में गए थे ये, तो मसला क्या था, मसला कोई बड़ा नहीं था, बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो ये 2004 की बात है, जब गुजरात वाला मामला हुआ था अहमदाबाद में कि बाहरी इलाकों में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ हुआ, ठीक है। और इसमें जो है 19 साल की जो थी, 19 ईयर्स की जो थी, एक इशरत जहां नाम की एक लड़की थी, जिसान जौहर नाम का एक लड़का था और अमजद अली राणा नाम का एक भी और लड़का था। इनको जो है फर्जी मुठभेड़ में दिखाया गया था, मारा गया था, ठीक है। तो यही मामला था। इनको जो फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ ग्रुप 18। ये आपको ये बताना है इसमें कि वो कौन सी कंट्री है जो ग्रुप 18 की मेंबर नहीं है। पहला चीज आपका कनाडा है, फ्रांस है, हॉलैंड है, जर्मनी है। पहला चीज मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि G18 ग्रुप क्या है। तो G18 ग्रुप जो है को इस्टेब्लिश किसने किया था, फाउंडर कौन है, ये भी पूछ सकता है, इस्टेब्लिश या फाउंडर। फाउंडर जो है फ्रांस है, ठीक है। इस फ्रांस ने जो है एक G18 नाम की ग्रुप को वो किया, बनाया, क्रिएटेड किया, क्रिएटेड बाय फ्रांस, मतलब G18 ग्रुप क्रिएटेड बाय फ्रांस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है। G80 में जो है, G80 में, अब यहाँ हम बात करते हैं G80 की। G80 में जो है 1976 में जो है 1976 सीई में कनाडा शामिल कर लिया जाता है G80 में। तो कनाडा शामिल करने के बाद इसका नाम होता है G7, शुरू से ही बता रहा हूँ। फिर G80 में 1997 1997, ठीक है, 1997, ठीक है। इसमें सीई में क्या होता है, रूस को शामिल कर लिया जाता है। रूस को शामिल करने के बाद G80 बनता है। रूस को शामिल करने के बाद, तो किसके शामिल करने के बाद जो है G80 बनता है, तो G80 जो है रूस को शामिल करने के बाद 1997 में या 1997 में जो है G80 में जो है रूस शामिल होता है। तो उसके बाद G80 बन जाता है। अब इसमें कौन कौन से कंट्री हैं शामिल, G80 में कौन कौन से कंट्री मेंबर है। तो पहला हो गया फ्रांस, दूसरा कनाडा, USA, UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, जापान, ठीक है, जर्मनी, जापान। अब कौन सा आ गया, ब्रिटेन तो हो ही गया, कनाडा हो ही गया, कनाडा हो गया, रूस और इटली, ठीक है। अब इनका जो है एवरीवेयर जो मीटिंग होता है, या कह लीजिए कि जो इनमें एवरीवेयर मीटिंग होता है, हर साल जो है मीटिंग जो होता है, उसका ऑर्डर कौन है, मतलब कि इनकी जो है होस्ट कौन करता है, किस हिसाब से होस्ट होता है। तो होस्ट होने का हिसाब ये भी है कि पहले फ्रांस करेगा, फिर उसके बाद USA करेगा होस्ट, फिर उसके बाद क्या करेगा, ब्रिटेन मतलब UK करेगा, फिर उसके बाद रूस करेगा, रूस या सोवियत संघ भी बोलते थे पहले इसको, फिर उसके बाद जर्मनी, ठीक है, फिर उसके बाद जापान करेगा, फिर उसके बाद इटली करेगा, फिर उसके बाद क्या, कनाडा करेगा, ठीक है। तो कनाडा जो है 2010 में कर लिया है। तो अब इसके बाद जो है कौन करेगा, आप समझिए, कनाडा सबसे लास्ट है तो फ्रांस ही करेगा अब, ठीक है। अब उसके बाद क्या है,
कि कनाडा क्या हो गया। तो हाँ यही था। अब अगला हम क्वेश्चन चलते हैं 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अबाउट। आपको ये बताना है कि जो हमारे बीच है, क्या बताना है आपको, आपके सामने क्वेश्चन भी है, आप सोच सकते हैं ऑप्शन ए बी एंड सी है। तो आपको ये बताना है इसमें कि भारत का संविधान नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इनमें से कौन है, तो भारत के संविधान में से। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। तो साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 37 में 51 तक है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है तो एडल्ट एजुकेशन के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आपके लिए एक वीडियो वो करते हैं, क्योंकि आपको सही और सही रास्ता मिल सके, क्योंकि जो आपका जो निर्देशन होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। इसलिए हम लोग वीडियो आपको एक एक चीज़ बताते चलते हैं कि उसी में आपका जो है जीके क्लियर होता चले, और ये हमारा प्रयास है और इंशाल्लाह हम लोग प्रयास जारी रखेंगे, आप व्यू आए या ना आए जो भी है। ओके दोस्त, थैंक यू।